नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का हमारे छत्तीसगढ़ में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। देश में एक बार फिर से कोरोना ने दस्तक दे दी है। उसकी चपेट में आने से कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में अभी तक खतरा ज्यादा नहीं है। इसको लेकर रायपुर में भी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से गाइडलाइन जारी होने के बाद स्वास्थ्य कर्मचारी अलर्ट मोड पर हैं। देखिए इस रिपोर्ट। देश में कोरोना के मामले 1000 अधिक के पार पहुंच चुके हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की टीम अलर्ट मोड में आ चुकी है। राजधानी रायपुर में भी स्वास्थ्य विभाग द्वारा गाइडलाइन जारी होने के बाद स्वास्थ्य कर्मचारी अलर्ट मोड पर हैं और रायपुर के बड़े अस्पतालों में से एक मेकाहारा में स्वास्थ्य कर्मचारियों की तैनाती कर दी गई है। इसके अलावा ओपीडी में भी पूरी व्यवस्था कर ली गई है। यहाँ एक अलग से कोविड ओपीडी को मरीजों के लिए तैयार किया गया है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में अभी तक 6 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें से 3 मरीज रायपुर से और 2 मरीज भिलाई दुर्ग जिले से और 1 मरीज धमतरी से सामने आया है। अभी तक किसी भी पीड़ित को इमरजेंसी सेवाओं की जरूरत नहीं पड़ी है, जिस पर 2 पूर्णतः स्वस्थ होकर अपने घर वापस चले गए। वहीं 1 मरीज को क्वारंटाइन कर दिया गया है। कोरोना के नए वेरिएंट JN1 के मामले में बढ़ोतरी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग और स्वास्थ्य कर्मचारी अलर्ट मोड पर हैं और बेड ऑक्सीजन की पूरी व्यवस्था कर ली गई है। साथ ही सैंपलों के जांच के लिए टीम भी तैनात की गई है। छत्तीसगढ़ में क्या तैयारी? राजधानी रायपुर में भी 6 पेशेंट सामने आए थे। क्या तैयारी है और किस तरह की व्यवस्था तैयार की गई? देखिए, टेस्टिंग की सुविधा पूरी जगह उपलब्ध कर दी गई है। मेडिकल कॉलेज में भी RT-PCR के माध्यम से और जो डिस्ट्रिक्ट टीबी सेंटर कालीबाड़ी है वहाँ पर भी RT-PCR के माध्यम से जांच हो रही है। रैपिड किट का व्यवस्था किया जा रहा है ताकि हम जल्दी से जल्दी पेशेंट्स को पता कर सकें। दूसरा, अभी टेस्टिंग भी काफी कम हो रही है रायपुर में और ऐसी कोई भयावह स्थिति समझ में आ नहीं रही है। जहाँ तक कि प्रशासन की तैयारी का सवाल है, हॉस्पिटल में बेड आरक्षित कर दिए गए हैं, बट अभी तक कोई भी ऐसा एडमिशन हमें नहीं मिला है या कोई भी क्रिटिकल कंडीशन में कोई पेशेंट्स नहीं है। सर, अभी तक कितने बेड का व्यवस्था की गई है? देखिए, ऑलमोस्ट अभी 100 बेड के आसपास का है। 20 बेड्स डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आरक्षित किए गए हैं, बाकी मेडिकल कॉलेज में आरक्षित किए गए। जैसी जरूरत पड़ेगी उस हिसाब से हम एक्सटेंड करते जाएंगे। हमारे पुराने जो व्यवस्थाएं थी हम उनको फिर से सुचारू रूप से चला देंगे। फिलहाल छत्तीसगढ़ में अभी तक खतरा ज्यादा नहीं है। हालांकि इसको लेकर रायपुर में भी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से गाइडलाइन जारी होने के बाद स्वास्थ्य कर्मचारी अलर्ट मोड पर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में कई मामलों में सरकार पिछड़ी हुई दिखी है, जो सरकार की नाकामी को उजागर करता है। प्रदेश में DAP की कमी के कारण किसानों को बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है और प्रदेश में अभी भी 3 लाख मीट्रिक टन DAP की कमी है, जिससे किसानों को और बड़ी समस्या आने वाली है। इसके साथ उन्होंने मानसून को लेकर भी अपनी बात रखी है। बैज ने कहा कि प्रदेश में मानसून आने वाला है, ऐसे में खाद की कमी होने की वजह से किसानों को खेती करने में समस्या पैदा हो रही है। इसमें समय समय पर टेट, सीटेट, BEd, DEd की लगातार परीक्षाएं हो रही है। युवा लगातार आने वाले अपने भविष्य को लेकर परिश्रम कर रहे हैं, परीक्षा दे रहे हैं, ताकि अपने भविष्य कहीं न कहीं हम खाली स्कूलों में शिक्षक बन के हम नौकरी कर लें। लेकिन सरकार ने उनकी सारी उम्मीदों की दरवाजा इस सरकार ने बंद कर दिया। इसीलिए कि कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ के युवा चिंतित है। उसी का नतीजा है कि हर तरफ से कहीं आंदोलन, कहीं तो राजभवन, कहीं तो CM हाउस, कहीं न कहीं और धरना प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं। इसका जिम्मेदार सिर्फ राज्य की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। देखिए, सरकार दरअसल वो भाषा बोल रही है जो सामान्यतः लोगों को समझ में ना आए कि युक्तियुक्तकरण,
समायोजन, मर्ज जैसे शब्द का प्रयोग कर रही है। अगर आप उस स्कूल का डिवाइस कोड अगर समाप्त कर देंगे तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप सिंपल सा उदाहरण, अगर आपके पास अगर कोई मोटरसाइकिल है, कोई 4 चक्का है, उसका आप आरटीओ से आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं आप, तो ऑथेंटिक हो जाता है कि वो गाड़ी आपकी है। अगर आप आरटीओ ने अगर आपकी मोटरसाइकिल या आपकी 4 चक्का लाइसेंस को या नंबर को आपने निरस्त कर दिया, तो आपकी तो नहीं रही, वो गाड़ी किसी की नहीं रही, है नहीं? तो फिर रिकॉर्ड से भी खत्म हो गई। तो सेम यही उदाहरण है, सरकार सिर्फ टेक्निकल शब्दों का प्रयोग कर रही है और डायरेक्ट बंद शब्द का प्रयोग नहीं कर रही है, लेकिन उस चीज को तो हम लोग तो समझ रहे हैं ना, उस चीज को शिक्षित युवा समझ रहे हैं ना कि ये सरकार मर्ज, समायोजन और युक्तियुक्तकरण नहीं, बल्कि एक बहाना है। मेन असली निशाना यह है कि युवाओं को नौकरी नहीं देना है, इसलिए उन्होंने 10,400 स्कूलों को बंद करने का निर्णय लिया। क्या इससे भी पहले भारतीय जनता पार्टी की 15 साल सरकार थी, उन्होंने भी फिर उस समय भी 3,500 3500 स्कूलों को इन्होंने बंद किया। जो पिछले समय हमारी कांग्रेस की सरकार आने के बाद उन स्कूलों को चालू करने का निर्णय हम लोगों ने लिए। बंद नहीं था तो क्या था? तो सिर्फ जनता को गुमराह करने का काम इन शब्दों का प्रयोग कर रही है, लेकिन इन शब्दों के माया जाल से कांग्रेस या फिर प्रदेश की जनता आने वाली नहीं है। प्रदेश की जनता अच्छी तरह से समझ रही है कि ये सरकार झूठ बोलकर इन स्कूलों को बंद कर रही है और एक तरफ साला बंद कर रही है, दूसरे तरफ मधुशाला खोल रही है। सुकमा से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। 16 एसक्वालियों ने किया है सरेंडर और साथ ही पीएलजीए बटालियन के लिए सभी नक्सली सरेंडर करने वालों में 2 हार्डकोर नक्सली हैं और एक महिला और एक पुरुष नक्सली भी है। 8 लाख का इनाम भी रखा गया था। कुल 25 लाख के इनामी नक्सलियों ने सरेंडर किया है। आपको बताते चले कि इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो सुकमा से है, जहां सुरक्षा बलों को एक बड़ी सफलता मिली है। 16 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। बटालियन के सभी नक्सली जो हैं वो सरेंडर करने वालों में 2 हार्डकोर भी नक्सली हैं और एक नक्सली पर 3 लाख का इनाम भी था। एक बड़ी खबर तो आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं जो कि सुकमा से है, जहां सुरक्षा बलों को एक बड़ी और अहम सफलता मिली है, जहां पर नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। कबीरधाम जिले में आदिवासी मंगल भवन के पूर्व पदाधिकारियों पर लाखों रुपए के गबन का भी आरोप लगा है। साथ ही वर्तमान जिला अध्यक्ष गोंड समाज ने भी आरोप लगाया है कि समाज का पैसा व्यक्तिगत खाते में डाला गया है, न कि समाज के खाते में है। जिनके नाम है पूर्व कोषाध्यक्ष पूरन सिंह, पूर्व महासचिव संतोष धुर्वे और इनके साथ अन्य साथी भी मौजूद हैं। साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि वर्तमान जिला अध्यक्ष ने आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी की मांग की है। समाज के लोगों में आरोपियों के खिलाफ काफी ज्यादा आक्रोश है। वर्धा के मंगल भवन पहुंचे हुए हैं। जिला गौर समाज जहां बहुत बड़ा बना हुआ है मंगल भवन, यहाँ पर जिला अध्यक्ष जी हैं जो कुछ विषय पर चर्चा करेंगे कि क्योंकि उनके जो है सामाजिक खाते में उनका पैसा पहुंचा नहीं है। जो मंगल भवन जिसका किराया अन्य जिला अध्यक्ष जो थे पिछला, उसके नाम से एफआईआर भी किया गया है, उसको आखिर हम जानना चाहते क्या हुआ था आखिर मामला। वर्तमान में जिला गौर समाज सेवा समिति का अध्यक्ष निर्वाचित हुआ हूं और ये 29 तारीख को आम सभा का आयोजन था। उसमें सर्वसम्मति से 400 लोगों के जन समर्थन के साथ में जिला अध्यक्ष बना हूं और मुख्य वजह ये है, ये हमने एफआईआर कराया हुआ है 24/5 को, जिसमें पूर्व के जो पदाधिकारी रहे हैं जिला गौर समाज सेवा समिति के महामंत्री और कोषाध्यक्ष, इनके द्वारा पिछले 6 वर्षों का लेखा जोखा, जो सामाजिक लेखा जोखा है,
और समाज से जो चंदे के रूप में जो राशि प्राप्त हुआ है, और आदिवासी मंगल भवन का प्रति दिवस का जो किराया है 9,500 रुपए, और ऊपर का जो कोचिंग क्लास है 6,000 रुपए महीना, ये हमारे सामाजिक खाते में जमा नहीं करा के अपने व्यक्तिगत खातों में लोग जमा किए हैं। इस बाबत हमने एसपी साहब को आवेदन दिया, जिस पर वो FIR दर्ज किए और अपराध क्रमांक 222, जिसमें सेक्शन 316(2) लगा हुआ है। और हमारी आगामी जो तैयारी है कि इसमें धारा 471 और 420 इसमें एडिशनल रूप से जुड़े, ये हमारी मांग है। कितने लाख रुपए अभी तक गबन कर चुके होंगे? ये 2016 से अगर कहीं देखा जाए अभी तक का, तो लगभग 1.25 करोड़ के आसपास इसमें घोटाला हमको दिखाई दे रहा है। लेकिन जो इन्होंने 20/4/2025 को जो ये लोग आम सभा का आयोजन किए थे, जिसमें इन्होंने 16,42,033 रुपए का कुल आय और व्यय जो है 14,75,981 रुपये, और शेष राशि 1,66,000, जिसमें 59,000 रुपये लोग अपने हाथ में रखे हैं, लिखे हैं, और 1,06,430 रुपए ये बैंक में जमा है। जबकि कोषाध्यक्ष जी का सरासर कहना है कि हमारा 2006 वर्षों से हमारा कोई बैंक में स्पेसिमेंट जमा नहीं हुआ है। तो किस आधार पर ये 16,42,000 रुपए इन्होंने आय प्राप्त किया और किसके अकाउंट में डाला, इसकी जांच विधि सम्मत ढंग से हो, ये हमारी मांग है। आप देख सकते हैं कि अपने ही समाज को छोड़ा नहीं गया, जिसको पूरा पैसा का राशि का हरण करके अपने जेब में डाका डाल दिए। तो वहीं 15वें वित्त की राशि नहीं मिलने से जनपद सदस्यों में आक्रोश देखा जा रहा। जनपद सदस्यों ने भी जिला पंचायत के सामने रघुपति राघव गीत गाकर प्रदर्शन किया है। जनपद पंचायत डोंगरगढ़ की सदस्य प्रीति वैष्णव ने बताया कि 2025 और 26 सत्र के 15वें वित्त की राशि 1,39,00,000 रुपए आवंटन प्राप्त हुआ है, जिसे डोंगरगढ़ जनपद के सभी 25 जनपद क्षेत्र में बराबर वितरित किया जाना है। ऐसा नहीं होने पर हम समस्त जनपद सदस्य को अपने क्षेत्र में विकास की लड़ाई लड़ने के लिए सड़क पर उतरेंगे। जनपद सदस्यों के साथ में आज हमारे सीओ साहब या जो सरकार है वो भाई भतीजावाद के काम कर रहे हैं। जैसे आज 8 जनपद सदस्य हैं, इनको एक फूटी कौड़ी नहीं दे रही है और अन्य जनपद सदस्यों को करोड़ों रुपया दे रहा है। ये भाई भतीजावाद है। जैसे आज हमारे सरकार ने कई ठो काम, हम एक जनता है, जनता जनार्दन है, हम एक ग्रामीण है, हम ग्रामीण लोगों को कितना दुख होता है, कितना परेशानी होती है, हम समझते हैं। जैसे पीएम आवास के लिए शहरी क्षेत्र में 2,50,000 रुपया है और ग्रामीण क्षेत्र में 1,20,000 रुपया है। उसी प्रकार से आज भाई भतीजावाद करते हुए जनपद सदस्यों को बहुत कम राशि दे रहा है और अन्य जनपद सदस्यों को करोड़ों रुपया दे रहा है। ये कहाँ का न्याय है? हमारे जनपद सदस्य जी बोले, माननीय श्रीमती मैडम जी, कि भाई ऐसी सी बात है, हम लोगों को कुछ राशि मिल नहीं रहा है, ताकि इससे हमारे गांव की विकास नहीं हो पाएगा। जब तक के जनपद सदस्यों को राशि नहीं मिलेगा, आज हम जनपद सदस्य को कोई भी कार्यक्रम के लिए बुलाएंगे तो काहे का घोषणा करेगा? भाई उनके हाथ में पैसा ही नहीं रहेगा तो घोषणा कहां से करेगा और देगा कहां? जनता उनसे रूबरू कैसा होगा? जब तक के जनपद सदस्य के पास भी पैसा रहेगा, उनको जो भी पैसा आया है, चाहे 1 करोड़ आए, चाहे 5 करोड़ आए या 10 करोड़ रुपया आए, उनको बराबर भाईचारा की भावना से सभी को समानता भाव से उनको राशि देना उनका उचित है। मेरा नाम श्याम सुंदर हठेले, ग्राम पंचायत डुंडेरा, जनपद क्षेत्र क्रमांक 9। जी, मैं महेश कुमार सेन, क्षेत्र क्रमांक 6 जनपद सदस्य हूँ। और आज हमारे साथ में पूरे जनपद सदस्य लोग आए हैं, 8 लोग, और हमारे क्षेत्र के सरपंच और हमारे क्षेत्र के जनता उन लोग भी आए हैं। पिछले शनिवार को सामान्य सभा की बैठक डोंगरगढ़ में आयोजित किया गया था, जिसमें 15 वित्त की जो राशि है, जो क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए प्रस्ताव मांगा जाता है जनपद सदस्यों को, जिसमें 1,29,00,000 रुपए का प्रस्ताव होना था, जिसमें दलीय व्यवस्था को इन लोग सर्वोपरि रखते हुए कुछ जनप्रतिनिधियों ने उस प्रस्ताव में हम लोग की सहमति नहीं ली गई। हमारे 8 जनपद सदस्यों को राशि और उसका प्रस्ताव भी नहीं लिया गया। तो हमने इस चीजों को पूछा कि भाई हम लोग से आप लोग ये प्रस्ताव क्यों नहीं ले रहे? उन्होंने बोला कि
पुराना कार्यकाल बोले कि हम आप लोगों के द्वारा नहीं दिया गया था। तो हमने उनको बताया कि ये लिस्ट दिखाया कि 22-23 और 23-24 और 24-25 वो जिस समय हमारे जनपद अध्यक्ष थे और पूरे जनपद सदस्य, मैं 2 बार जनपद सदस्य हूँ, उस समय जो उनको राशि दिया गया था, मैंने लिस्ट दिखाया कि भाई जो आप आरोप लगा रहे हैं कि जनपद सदस्यों के क्षेत्र में राशि नहीं दिया गया, उनके क्षेत्र में राशि दिया गया है, आप देख लीजिए। उस चीज को भी उन लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। मतलब कुल मिला के हमको राशि देने से विकास कार्य को वंचित करने में उनकी अहम भूमिका रही है। और हम अपने क्षेत्र में हमारे जनताओं से छोटे छोटे वादे करके, चाहे वो पानी की समस्या हो, बोरिंग की समस्या हो, बिजली की समस्या हो, स्कूलों में वाटर कूलर की समस्या हो, ऐसे चीजों से वो हमको वंचित नहीं कर रहे हैं, वो पूरे क्षेत्र के लोगों को वंचित कर रहे हैं। और अपनी वर्तमान स्थिति की, राजनीतिक स्थिति को उन लोग दिखा रहे हैं कि उन लोग जन विरोधी है। आज हमारे साथ साथ हमारा क्षेत्र 8 क्षेत्र है। 8 क्षेत्र में कम से कम ऐसे 40 पंचायत हैं, 40 गांव हैं जो पूरे इस विकास कार्य से वंचित होंगे। और उसके पूरी जिम्मेदार ये है, अगर ये बात उन लोग स्वीकार नहीं करेंगे तो हमारी लड़ाई अभी और आगे जारी रहेगा। उसी संबंध में हम लोग राजनांदगांव जिला पंचायत सीओ मैडम से गुहार लगाने के लिए, न्याय की गुहार लगाने के लिए आए हैं कि आप इस पूरे मामले को संज्ञान में लेकर हमारे जितने भी जनपद सदस्य उनके साथ न्याय हो। देखिए, मामला जनपद पंचायत डोंगरगढ़ का है, जिसमें कुछ दिन पूर्व जनपद पंचायत डोंगरगढ़ में 15 वित्त की राशि को लेकर एक मीटिंग आयोजित की गई थी, जिसमें वहां के जनप्रतिनिधियों द्वारा हमारे कुछ चुनिंदा जनप्रतिनिधि, जो जैसे हम लोग यहाँ पे 8 जनप्रतिनिधि उपस्थित हुए हैं, उनके क्षेत्रों को केवल विशेष दल का सदस्य बोलकर उनके क्षेत्रों में राशि को रोकने की बात कही गई। और जो राशि 1,29,00,000 की राशि 15 वित्त में जारी हुआ है, उसको केवल अपने क्षेत्र में विकास कार्य के लिए उन्होंने उपयोग करने की बात कही है, जिसमें हम सभी 8 जनप्रतिनिधियों का कहना है कि हम सभी अपने क्षेत्र की जनता के वोटों से चुनाव जीत कर आए हैं। और ये जो पैसा जो शासन हमको देती है, जो 1,29,00,000 रुपए की जो राशि आई है, वो जनता का पैसा है, किसी पार्टी का, किसी व्यक्ति का, किसी भी अन्य दल का पैसा नहीं है। अगर कोई राशि इस क्षेत्र के विकास के लिए आती है तो समान रूप से हर क्षेत्र में वितरित होना चाहिए। और केवल चुनिंदा जनप्रतिनिधि को इस बात को लेकर टारगेट करना कि वो विशेष दल से संबंधित है, इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। हमारा ये मानना है कि पैसा विकास का है। और इसी बात को लेकर आज हम जिला पंचायत राजनांदगांव में अपने सभी गांव के 8 जनपद के सदस्यों के साथ, क्षेत्र के सरपंचों के साथ और ग्रामीण जनों के साथ आज हमने मुलाकात की है और अपनी बात रखी है कि जो भी राशि जो विकास के लिए आई है वो समान रूप से वितरित होनी चाहिए। आवंटन हो गया, राशियों का आवंटन उन्होंने अपने जो प्रस्ताव के आधार पर किया है। लेकिन हमारा ये मानना है कि जब एक जनपद पंचायत में 25 जनपद सदस्य आते हैं तो उनको सभी को समान रूप से इसका वितरण होना चाहिए। जनपद डोंगरगढ़ के 8 सदस्य अभी आए थे और आवेदन दिए हैं कि जो 15 वित्त की जनपद की राशि होती है उनको उनके हिसाब से नहीं मिला है। तो हम लोग ये आवेदन दिए हैं, उसमें प्रयास करेंगे और सीओ जनपद को निर्देशित किया गया है कि समन्वय बना के मतलब बहुमत के आधार पे जो भी होता है राशि को, उनका जो मांग है उसको पूरी किया जाए। जी, तो 15 वित्त की राशि प्रस्ताव जाता है, उसका वो बहुमत के आधार से जनरली होता है। तो उसमें यही है कि समन्वय बनाना जरूरी रहता है, तो उसको हम लोग निर्देशित किए। डोंगरगढ़ में गर्मी के बढ़ने के साथ साथ जंगलों में पानी की समस्या बढ़ गई है। जंगलों में पानी नहीं मिलने की वजह से जानवर गांव की ओर पलायन कर रहे हैं। इन दिनों पानी की तलाश में भालू गांव की ओर घुसने लगे हैं और साथ ही कुरकू भात गांव में भालू को घूमते देखा गया, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों ने मामले की सूचना वन विभाग को दी है और सूचना मिलने के बाद में वन विभाग मौके पर पहुंचकर भालू की तलाश में जुटा है। दुर्ग में निरंकारी बाल समागम का आयोजन किया गया, जिसमें संत निराकारी मिशन का संदेश खुदा पहचान ले तू खुद को जान ले प्रसारित किया गया है। जिसके बाद में कार्यक्रम में शिक्षा और खेलकूद के क्षेत्र में विशेष उपलब्धि प्राप्त करने वाले बच्चों को सम्मानित किया गया। वहीं संयोजक सतपाल सैनी ने कहा कि बच्चों के आध्यात्मिक
प्रस्तुति समाज को प्यार और सद्भाव का संदेश दे रही है। साथ ही उन्होंने बच्चों की प्रस्तुतियों की सराहना करते हुए कहा कि भले ही वे उम्र में छोटे हैं, लेकिन उनके द्वारा दिए गए संदेश अत्यंत गहरे और प्रेरणादायक हैं। बच्चों ने नाटक, गीत, कविताओं, कलाओं के जरिए यह सिखाने का प्रयास किया है कि मर्यादा, अनुशासन, भक्ति से भरा जीवन सच्चा जीवन होता है। समागम है, बाल शांत समागम है। बच्चों को 6 से 13 साल के बच्चों के लिए सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज चाहते हैं कि आगे आने वाला भविष्य हमारा यही है। इनको देखते हुए हमारे यहाँ से जामुल, दुर्ग, भिलाई, उड़ार, सकरी, ये सारी जहाँ के बच्चे जो हैं ये यहाँ आए हुए हैं और अपने अपने प्रोग्राम दे रहे हैं, चाहे वो स्किट्स हो, कविता के माध्यम से, गीत के माध्यम से। और ये अध्यात्म से जोड़ के इन बच्चों को आगे बढ़ाना होता है, क्योंकि आगे आप देख रहे हैं कि आज का जो समय है वो बच्चों का नशे की तरफ बहुत जा रहा है। तो इससे किस प्रकार से हमको आगे बढ़ना है उसको भी यहाँ प्रेरित किया जाता है, अध्यात्म के साथ भी जोड़ा जाता है, एजुकेशन में कैसे आगे बढ़ना है, हर चीज की यहाँ हर सप्ताह सत्संग होती है संडे को। वो बच्चों को इसको प्रेरित करने के लिए आज यहाँ पे इस तरह का एक समागम रखा गया है कि बच्चे प्रेरित होकर और आगे सही मार्ग पर चलते हुए जहाँ समाज का, देश का नाम रोशन करें। तो वही ध्येय संतनकारी मिशन का सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज इसी ध्येय को रखते हुए ये बाल संगत का आयोजन किया गया। आज के कार्यक्रम के लगभग 700 से ऊपर के लोग शामिल होंगे, क्योंकि जगह नहीं है बैठने को। 700 से ज्यादा का है, उसके बाद भी बैठने को जगह नहीं है। हाँ, नहीं, बहुत सारे कार्यक्रम हैं। रंगारंग कार्यक्रम के बाद भी बच्चों को आगे प्रोत्साहित करने के लिए उनको हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो बताते हैं कि जीवन में कैसे आगे बढ़ना है, उस प्रकार के प्रोग्राम है। इसके बाद एक जो युवा संत है रायपुर से हुए, वो भी युवा बच्चा है, वो इनको प्रवचन देगा कि किस प्रकार से हमारा जीवन होना चाहिए। तो ये सारे प्रोग्राम आज के रखे गए। छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतिशोध आयोग ने 2 दिन के सेमिनार के बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। 2 दिवसीय दौरे पर उपभोक्ता विवाद प्रतिशोध राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष जस्टिस अमरेश्वर शाही रायपुर पहुंचे थे, जहां उपभोक्ता विवाद प्रतिशोध आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष जस्टिस अमरेश्वर शाही ने कहा कि रायपुर में वकीलों और आयोग के सदस्यों के लिए नए उपभोक्ता कानून के बारे में प्रशिक्षण दिया है और आधुनिक युग में डिजिटल टेक्नोलॉजी से जो विवाद आ रहे हैं इसका समाधान कैसे किया जाए, इस पर भी चर्चा हुई है। वहीं राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतिशोध आयोग के अध्यक्ष जस्टिस गौतम चौड़िया ने भी बताया कि छत्तीसगढ़ में कंज्यूमर शिकायत की तेज गति से समाधान किया जा रहा है और छत्तीसगढ़ में फिलहाल कंज्यूमर फोरम पेंडिंग है। कंज्यूमर एक्ट बस उसी पे हम कंसंट्रेट करेंगे और सब में तो बहुत कल हम लोग की सबकी बड़ी क्लास दी जा सके। परेड भी हमारी कल दिन भर से हमने काफी कुछ सीखा है और आज एडवोकेट्स के लिए रखा था। रेगुलर हम सबको ट्रेन करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे वर्किंग स्मूथ हो और जो उद्देश्य है इस एक्ट का उसको सरलता से लोगों तक पहुंचाकर पास करके बस हमारे यहाँ किस तरह के मुकदमे होते हैं पहले इसकी जानकारी दी गई। मुख्य 4 तरह के मुकदमे ब्रॉडली कैटेगरी में फिक्स नहीं कर रहा हूं, ब्रॉडली 4 तरह के होते हैं। पहली कैटेगरी होती है आजकल सब सर्वाधिक जो है वो बिल्डर बायर डिस्प्यूट। किसी ने फ्लैट खरीदा और बिल्डर पैसा लेके बैठा हुआ है, फ्लैट नहीं दे रहा है या कमी है, ये एक नेचर के सबसे अधिक डिस्प्यूट्स। दूसरा नेचर डिस्प्यूट है मेडिकल नेग्लिजेंस। तो इस तरह के मेडिकल नेग्लिजेंस के केसेस कन्वेंशनल होते हैं। तो उसमें किस तरह से हमें एविडेंस लेना चाहिए, एक्सपर्ट ओपिनियन लेनी चाहिए, कैसे उसको व्यवहारित करना चाहिए, कौन कौन से मुद्दे नए आए हैं उसके ऊपर चर्चा हुई, कौन से नए निर्णय हैं उसका एक संकलन बना के मैं लाया था और उसको मैंने दिया है सबको कि देखिए ये इसमें नया इसमें आयाम है, इसको आप देखिए। फिर तीसरा इंश्योरेंस क्लेम्स। इंश्योरेंस क्लेम में आप लोग को यहाँ ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्र में देखने को क्रॉप इंश्योरेंस क्लेम और ये सब आती हैं, एक्सीडेंट क्लेम्स हैं,
अस्पताल के क्लेम्स हैं, मेडिक्लेम्स हैं, लाइफ इंश्योरेंस क्लेम्स हैं, तो ये तीसरे किस्म का। और जो चौथा है उसमें उस कैटेगरी में कई चीजें आ गई हैं। वो चौथी कैटेगरी है जैसे बैंकिंग फ्रॉड्स, एटीएम का पैसा निकलना, क्रिप्टो करेंसी। आजकल नया जो सबसे शुरू हुआ है उस पर हमने दिया रोशनी डाली और सभी को आगाह किया और स्टेट कमीशंस को भी बताया डिजिटल। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।